टू एडुहैप। सबसे पहले मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूँगी कि दो आई एम अ न्यू टीचर टू यू ऑल, आप सब ने इतना प्यार दिया, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए जो आपको वीडियो समझ में आए। बहुत ही अच्छी बात लगती है जब बच्चों को वीडियो समझ में आता है और वो इतना अच्छे मोटिवेशनल कमेंट्स हमें देते हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं आप सबसे ज़रूर अग्री करूँगी कि जो शुभम सर है और उनकी जो पढ़ाई है जो आप सबको इतनी पसंद आती है, भाई वो तो मैं भी मानती हूँ कि वो तो हमारे ना एसएसटी में एकदम ऐसे गुरु है। ठीक है, बट जैसा हमने आपको पहले भी कहा कि शुभम सर जो है ऑलरेडी बहुत ही ओवरलोडेड है विथ वर्क और उनका जो मेन 40 सब्जेक्ट है दैट इज हिस्ट्री एंड सिविक्स। तो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी शुभम सर ही कराने वाला है, मैं नहीं आ रही। ठीक है, मैं आपको बस एक ही सब्जेक्ट कराऊंगी दैट इज इकोनॉमिक्स। सो आई रियली होप कि इकोनॉमिक्स के लिए बस एक सब्जेक्ट के लिए आप मेरे साथ थोड़ा सा एडजस्ट कर लोगे। बाकी इतना मैं जरूर गारंटी दे सकती हूँ कि इस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत तो नहीं आएगी। मैं अपनी पूरी की पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको ये सब्जेक्ट बहुत ही क्लैरिटी और क्लियर कंसेप्ट के साथ, जहाँ पे 100% वाला क्लियर कंसेप्ट हो जाए, उस तौर पे मैं आपको पढ़ा सकूं। उसके अलावा कोई भी अगर डाउट्स आते हैं, जो कि मैं मानती हूँ काफी बार आ सकते हैं, तो ऐसे केस में हम उसको सॉल्व कर लेंगे। रिवीजन लेक्चर्स होंगे, कंसेप्ट क्लियरेंस होगा, तो हम उसको सॉल्व भी कर लेंगे। तो थोड़ा सा एक सब्जेक्ट के लिए मेरे साथ एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज करते हैं हम इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत। लास्ट चैप्टर में हमने करा था मनी एंड क्रेडिट। आज जो हम करने वाले हैं दैट इज योर नेक्स्ट चैप्टर एंड दैट इज ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। अब ग्लोबलाइजेशन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहली चीज, अगर मैं टर्म ग्लोबलाइजेशन कहती हूँ, राइट, तो क्या होता है ग्लोबलाइजेशन? कोई भी दो कंट्री की बॉर्डर्स को जोड़ना। अब पहले कैसे होता था, जैसे इंडिया की अगर मैं बात करूं, 1991 तक इंडिया एक क्लोज्ड इकोनॉमी हुआ करती थी। क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब क्या? तो हम जो भी बाइंग एंड सेलिंग, ट्रेड वगैरह करते थे विद इन इंडिया करते थे। ना कोई इंपोर्ट, ना कोई एक्सपोर्ट, ना कोई फॉरेन कंट्री के साथ ट्रेड करते थे। बट 1991 में जब इंडिया को बहुत सारी फिस्कल और मॉनेटरी इश्यूज आने लगे, इतना ज्यादा कि वो एक अलार्मिंग सिचुएशन हो गया कि भाई अब तो हमारे पास उतने ही पैसे हैं कि 2 हफ्ते के इंपोर्ट्स हम ले सके। तो ऐसे टाइम पे हम मजबूर हो गए कि कुछ तो मेजर चेंजेस हमारी इकोनॉमी में लाया जाए, जिससे ये जो हम डिफिकल्ट टाइम में चल रहे थे उससे बाहर निकल सके। अब ऐसे टाइम में 1991 में इंडिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी आई, जो कि थी आपकी LPG पॉलिसी, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। कब आई थी ये पॉलिसी? तो 1991 में। इसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहा जाता है। ये 1991 में इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन को अपनाया, जहां पे इंडिया एक क्लोज इकोनॉमी हुआ करती थी कि कोई दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड तक नहीं करती थी। इंडिया ने उस इकोनॉमी को कर दिया एकदम खुला खुला, ओपन। आज हम दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं, दूसरे कंट्री के लोग हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो दूसरे कंट्री के लोग हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इतना इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इतने सारे इंपोर्टेड गुड्स आज हमें मिलते हैं। मार्केट में कितनी ज्यादा वैरायटी है, राइट? तो ग्लोबलाइजेशन ने कहीं ना कहीं इंडिया के जो ट्रेड या बिजनेस है उसका भाई नक्शा ही बदल के रख दिया, और इसीलिए ग्लोबलाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, राइट? इंपॉर्टेंट है, तो करते हैं इसकी शुरुआत। जाते हैं सबसे पहले हमारे चैप्टर पे, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हम कौन सा करने वाले हैं, तो ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, राइट? अब हम जाते हैं सबसे पहले टू द प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज। जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ग्लोबलाइजेशन में हम क्या करते हैं, तो हमारे कंट्री की जो बॉर्डर्स क्लोज्ड होती है, जो हम किसी और कंट्री के साथ ट्रेड नहीं करते, तो हमारे कंट्री की जो बॉर्डर्स क्लोज्ड होती है उसको हम क्या करते हैं, तो कर देते हैं ओपन। एंड दैट इज व्हाई आफ्टर गेटिंग इनटू ग्लोबलाइजेशन वी कॉल आवरसेल्व्स एन
ओपन इकोनॉमी। हम अपने आप को क्या कहते हैं? तो एक ओपन इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज की बात करूं, ट्रेड हमेशा सबसे मेन चैनल या तो मेन वे होता है जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो टू द अदर कंट्रीज। आज हम इतने सारे कंट्रीज है जिनके साथ इतनी अच्छी हमारी पॉलिटिकल जो है बॉन्डिंग है या पॉलिटिकल रिलेशंस है, राइट। आज इंडिया में पैंडेमिक आया तो इतने सारे कंट्रीज ने हमें मदद पहुंचाई, हमें हेल्प करी, किसी ने फंड्स दिए, किसी ने वैक्सीन दिया, किसी ने वैक्सीन बनाने का रॉ मटेरियल दिया, राइट। बट ये सब क्यों? वाई डू वी हैव गुड रिलेशंस विद अदर कंट्रीज? या कभी भी हम जब दिक्कत में आते हैं, नेचुरल कैलामिटी आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो क्यों ये सारी कंट्रीज हमें मदद करती है? ये कंट्रीज को जुड़े रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर कोई प्ले करता है तो वो है ट्रेड। जब हम कोई भी कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं, कहीं ना कहीं वी बिल्ड ट्रेड रिलेशन, और ये ट्रेड रिलेशन बिल्ड होने की वजह से जहाँ पे आपको और मुझे एक दूसरे की ज़रूरत है, डिपेंडेंसी है, हम कोशिश करते हैं कि हमारे बीच में जो पॉलिटिकल रिलेशंस है वो भी हम आसानी से बनाए रख सके। बिकॉज पॉलिटिकल रीजंस बना के रखेंगे तभी तो ट्रेड स्मूथली विदाउट एनी डिफिकल्टीज हो सकेंगे। तो इन अ वे हम कह सकते हैं कि जो हमारी ट्रेड होती है, राइट, ये ट्रेड एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल या तो तरीका होता है जिससे आप बाकी की कंट्रीज जो आपसे कहीं दूर इस दुनिया के कोने में है, आप उनसे आसानी से कनेक्ट कर रख सको। ठीक है, सेकंड, अगर मैं इस ट्रेड की बात करूं, ऐसी कंपनीज जो बहुत सारे कंट्रीज में अपना बिजनेस ऑपरेशन करती है, जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल रिलायंस कहूँ या फिर टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज, और इफ आई स्पीक अबाउट डोमिनोज और सीसीडी और मे बी स्टारबक्स, ठीक है, इतनी सारी ऐसी ब्रांड्स आज के तारीख में आप देखते हो जो कितने सारे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में है। अब अगर मैं मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, स्टारबक्स, डोमिनोज इनकी बात करूं तो क्या ये सिर्फ इंडिया में है या क्या ये इंडियन कंपनीज है? एब्सोल्युटली नॉट, है ना। बट फिर भी आप इनको कितनी सारी जगहों पे देखते हो, कितने सारे कंट्रीज में भी इनकी प्रेजेंस है। तो ऐसी कंपनीज जो मोर देन वन कंट्री में काम करती है, अगर आप इसका नाम ही देखो, एम का मतलब यहाँ पे क्या है? तो एम स्टैंड्स फॉर मल्टी, राइट, एंड एन स्टैंड्स फॉर नेशनल। ठीक है, तो मल्टी नेशनल कंपनीज मतलब ऐसी कंपनीज जो मल्टीपल नेशंस में अपना बिजनेस ऑपरेशन करती है। ठीक है, तो ऐसी कंपनीज को हम क्या कहते हैं? तो हम इनको कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज। एंड बिकॉज ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज है अपना बिजनेस इतने सारे कंट्रीज में कर रही है, तो ऑब्वियसली उतना सारा उनको फंड्स, लेबर, रिसोर्सेज लगेगा ना। इसीलिए इन कंपनीज को हम लार्ज और वेरी लार्ज कंपनीज में गिनते हैं, बिकॉज ये बहुत लार्ज स्केल पे बिजनेस कर रही है, तो इनको फंड्स, रिसोर्सेज सब कुछ एकदम लार्ज स्केल में लगने वाला है। एंड दैट इज व्हाई दे आर लार्ज कंपनीज विच आर नोन एज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, या तो आप इनको मल्टीनेशनल कंपनीज भी कह सकते हो। वापस बता रही हूं, मल्टीनेशनल कंपनीज क्यों? बिकॉज दे वर्क इन मोर देन वन कंट्री, राइट। सो इन अ वे पहली चीज हमने क्या समझी कि जो ट्रेड है, ट्रेड हर एक कंट्री को जोड़कर रखता है, राइट। और दूसरी चीज, ऐसी कंपनीज जो डिफरेंट कंट्री में ऑपरेशंस करती है, मल्टीपल कंट्रीज में उनका बिजनेस होता है, इस कंपनी को क्या कहते हैं? तो मल्टीनेशनल कंपनी। इवन दो इनका जो ऑपरेशन है दैट इज स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज, मतलब इनके जो ब्रांचेस है या जो सप्लाई स्टेशन होता है, फैक्ट्रीज होती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती है, वो डिफरेंट कंट्रीज में होता है ना। बट हमेशा याद रखना, जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती है उनका हेड ऑफिस हमेशा होम कंट्री में ही होगा। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। जैसे अगर कोई इंडियन कंपनी है, मान के चलो रिलायंस,
राइट तो अगर रिलायंस एक इंडियन कंपनी है, दो इट इज अ मल्टीनेशनल कंपनी जिनके डिफरेंट कंट्रीज में अपना बिजनेस स्प्रेड है, बट उनका जो हेड ऑफिस है, सिंस इट इज एन इंडियन कंपनी, आपको इंडिया में ही मिलेगा और इसी हेड ऑफिस के द्वारा वो बाकी सारे डिफरेंट ब्रांचेस एंड डिफरेंट ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं। तो ये और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो अब हम समझ चुके कि चलो ट्रेड और मल्टीनेशनल कंपनीज इंपॉर्टेंट है, तो जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे कि अगर मैं ये मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करूं, ठीक है, सी बिकॉज वी हैव दीज मल्टीनेशनल कंपनीज या बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जहां पे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतना ज्यादा करते हैं, हमारे आज इंडियन मार्केट में कितने सारे वैरायटी ऑफ गुड्स है। जैसे अगर आप चले जाओ वॉच खरीदने, तो वॉच आपको कितने सारे ब्रांड्स का मिलता है, टाइटन, फास्ट ट्रैक, उसके बाद फॉसल, डालियन क्लीन, एनी क्लीन, राइट, उसके बाद आपको कासियो उसका मिलेगा। मतलब मैं तो लिस्ट बनाऊँ तो दिन निकल जाएगा, मेरे को लगता है आधे तो मुझे ही ब्रांड्स नहीं पता होंगे, ऐसा भी हो सकता है, राइट। बट ऑल इन ऑल, चाहे आप मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट खरीदने चले जाओ, चाहे वो वॉच हो, टेलीविजन, मोबाइल फोन, जूते, बैग, परफ्यूम, कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदने चले जाओ, आपको ढेर सारी वैरायटी और चॉइसेस मिलती है। और क्यों मिलती है? क्योंकि मार्केट में ये जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है वो सिर्फ इंडिया में बनने वाले नहीं है। कुछ प्रोडक्ट्स इंडिया में भी मैन्युफैक्चर होते हैं और बाकी के हम इंपोर्ट करते हैं और इंडियन मार्केट्स में सप्लाई करते हैं। तो इंडिया की ब्रांड्स तो मिलती ही मिलती है, बट ऐसी ब्रांड जो इंडिया में नहीं भी है वो भी आपको इंडियन मार्केट्स में मिल जाती है। और इसीलिए एज अ कंज्यूमर आपके लिए एक बड़ा फायदा है कि आपको इतने सारे चॉइसेस मिल जाते हैं जब भी आप कोई चीज खरीदने जाओ। कभी फायदा तो कभी कंफ्यूजन भी है, बट ठीक है, आपको एटलीस्ट चॉइसेस तो मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये जो लेटेस्ट मॉडल्स है, जैसे मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि आप कोई भी प्रोडक्ट लीजिए, इसमें आपको इतने सारी वैरायटीज मिलती है ना, एंड प्लस कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं बच्चा जिसमें हम एज अ कंट्री पीछे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, अ लॉट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है, उसके बाद जो टेक्नोलॉजी है, बिकॉज इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, आज भी हम टेक्नोलॉजी इनोवेशन में थोड़ा सा पीछे है। ठीक है, बट फिर भी इतनी सारे एक्सटेंसिव टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट्स इंडिया में खरीदने तो मिल जाते हैं। चाहे हम बना नहीं पाते तो हमें अगर यूज करना है, अगर उसकी रिक्वायरमेंट है, हम इंपोर्ट करते हैं और अपनी डिमांड को पूरा करते हैं, राइट। तो इतने सारे जो लेटेस्ट आपको डिजिटल कैमरास, मोबाइल, स्मार्ट वॉचेस, अभी तो स्मार्ट बल्ब, स्मार्ट फैन, स्मार्ट जूते, सब कुछ मतलब स्मार्ट ही होते जा रहा है, राइट। बट इतने सारे आपको प्रोडक्ट्स जो मिलते हैं इजीली आपके नियर बाय मार्केट्स में, दैट इज बिकॉज ऑफ दीज मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बात करूं, और एक इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है कि ये जो है काफी सस्ते हो चुके हैं। मतलब अगर मैं पहले से कंपेयर करूं, कारण क्या, आज इतने सारी ब्रांड्स मार्केट में आ गए, राइट, इतने सारे ब्रांड्स आ गए, तो सेलर के साइड से अगर मैं देखूं, कंपटीशन बहुत ही तगड़ा है। ठीक है, पहले कैसे हुआ करता था, जो सेलर्स या बिजनेसमैन या मैन्युफैक्चरर्स होते थे, दे यूज्ड टू बी द किंग ऑफ द मार्केट, कि बहुत ही कम सेलर्स होते थे, तो कैसे था ना, लेना है तो ले वरना जा, राइट। बट आज की तारीख में बिकॉज इतने सारे सेलर्स हो गए हैं एंड कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, जो किंग ऑफ द मार्केट है आज हम बन चुके हैं। आज की तारीख में कंज्यूमर्स आर द किंग ऑफ द मार्केट, क्योंकि अगर एक सेलर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता, आपको जो गुड्स और सर्विसेज चाहिए वो आपके प्राइस पे नहीं दे सकता, कोई और दे देगा, राइट। एंड दैट इज वाई ये कंपटीशन में आगे निकलने के लिए मोस्ट ऑफ द सेलर्स अपने गुड्स को अफोर्डेबल प्राइसेस पे ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि वो ना करे कोई और कर देगा, उनको ऑलरेडी पता है। और इसी कंपटीशन का फायदा हमें क्या मिलता है, तो हमें ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है या हर एक सेक्टर में जिसमें इतना कंपटीशन है, हमें उनके गुड्स और सर्विसेज काफी सस्ते दाम पे मिल जाते हैं कंपेयर टू जो प्रीवियसली मिलते थे, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एवरी सीजन
न्यू मॉडल्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स कैन बी सीन। ऑटोमोबाइल्स क्या मतलब, मैं तो आज अगर डेली भी न्यूज़ पढ़ती हूँ, एवरीडे कोई फ़ोन लॉन्च होता है, कोई स्मार्ट वॉच लॉन्च होती है, कोई ईयरबड्स लॉन्च होता है, कोई कैमरा लॉन्च होता है। मतलब ये जो टेक्नोलॉजी है, राइट, ये चेंज तो होते जा रही है बट सो रैपिडली। एवरी डे कुछ ना कुछ न्यू फीचर्स, न्यू मॉडल, न्यू टेक्नोलॉजी एडअप होते जा रही है। तो ये इससे क्या फ़ायदा मिलता है, जो हमारी लिविंग स्टैंडर्ड होती है। जैसे पहले देखिए ना, हमारे पास फ़ोन्स ही नहीं थे, राइट, तो हमें पीसीओज वगैरह जाना पड़ता था, एंड देन लैंडलाइंस आ गए। बट अगर आप बाहर जा रहे हो या कुछ इमरजेंसी है, आप कांटेक्ट नहीं कर पाते, देन पेजर आए, राइट, देन मोबाइल फोन्स आए, बट दे यूज्ड टू बी वेरी एक्सपेंसिव। कॉलिंग भी उतने एक्सपेंसिव था, मोबाइल फोन्स भी उतने एक्सपेंसिव थे। इनकमिंग के 3 रुपए लगते थे पहले पहले, राइट। इवेंचुअली दाम सस्ता हुआ, देन वो मोबाइल फ़ोन में कैमरा आया, मैसेजिंग आया। अब ये मोबाइल फ़ोन में क्या नहीं है, इट इज़ लाइक अ वेरी स्मॉल गैजेट इन योर हैंड, जिसमें आपका आधा काम हो जाता है। चाहे बैंकिंग हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे आपको किसी से बात करनी है, कोई दूर कंट्री में है, वीडियो कॉल करना है, सब कुछ हो जाता है, राइट। सो इससे हमारी जो लाइफस्टाइल है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, और इम्प्रूव होते जा रही है। चीज़ें हमारे लिए और कंफर्टेबल, आसान होते जा रही है। एफिशिएंसी भी बढ़ रही है, टाइम भी आपका काफी सेव इसमें हो जाता है। ठीक है, आगे जाते हैं। सिमिलर एक्सप्लोजन ऑफ ब्रांड्स, ये आपको बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन दिखने मिल रहा है। जैसे मैंने कहा, आप चाहे कोई भी प्रोडक्ट लेने मार्केट में चले जाओ, राइट, चाहे वो कपड़े हो, जूते, वॉच, मोबाइल, बैग, एक्सेसरीज, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, मतलब मैं नाम लेते थक जाऊंगी, बट इसमें इतनी ब्रांड्स आ गई है, n नंबर ऑफ वैरायटीज, डिफरेंट प्राइस रेंज, आपको डिफरेंट रेंज में मिल जाएगा, सस्ता, महंगा, बहुत महंगा, लग्जरी, इतनी वैरायटीज। अगेन एज अ कंज्यूमर आपके लिए बेनिफिशियल है, बिकॉज आपको चॉइसेस भी मिलती है, एंड डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल जो होते हैं उनके लिए आपको जो गुड्स है वो भी अवेलेबल मार्केट में मिल जाते हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट को आसानी से पूरा कर दे, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग कंपनीज, अब इनके बारे में तो मैं ना ही कहूँ क्योंकि फूड की बात करेंगे तो, बट ठीक है, बहुत सारी फूड प्रोसेसिंग कंपनीज है। जैसे अगर मैं सॉफ्ट ड्रिंक्स में कहूँ तो कोको कोला है, चॉकलेट्स में बहुत सारे ब्रांड्स है, देन फूड आइटम्स में मैकडी है, देन कैफेज में सीसीडी, स्टारबक्स है, केएफसी है, लिस्ट बहुत लंबी है। बट इन अ वे ये जो फूड आइटम्स है या जो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फूड है आज के तारीख में, बिकॉज इतने सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स भी आए हैं, बहुत सारे डिफरेंट कल्चर का फूड आपको मिल जाता है। जैसे पहले कहा हम पैनकेक्स और वॉफल्स और बर्गर्स, पिज्ज़ा ये सब खाते थे, बट धीरे धीरे देखिए ना, हम इटालियन से लेके, चाइनीज से लेके, जो वेस्टर्न साइड में ब्रेकफास्ट होता है उससे लेके, हर एक चीज़ आज हम कंज्यूम करते हैं क्योंकि वो अवेलेबल है, राइट, बिकॉज ऑफ ऑल दीज इंटरनेशनल ब्रांड्स जिन्होंने ये कल्चर इंडिया में लाया है। ऑल इन ऑल अगर मैं इसको सम अप करूं तो एज अ कंज्यूमर, अगर हमारी बात करें, हम जो गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम करते हैं, एज अ कंज्यूमर आपको ये ग्लोबलाइजेशन या मल्टीनेशनल कंपनीज का क्या क्या फायदा होता है। एक, बहुत सारे गुड्स मिल जाते हैं जिसमें से आप इजीली चूज कर सको, वैरायटीज, डिफरेंट प्राइसिंग, ठीक है, एवरीडे न्यू मॉडल्स, न्यू फीचर्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। कोई ऐसी चीज जो इंडिया में नहीं बनती या अच्छी नहीं बनती वो आपको इंपोर्ट करके मिल जाती है, राइट। उसके अलावा चाहे मैं एक्सेसरीज, ऑटोमोबाइल्स या फिर फूड सेक्टर कहूँ, हर जगह पे आपको डिफरेंट वैरायटीज, मॉडल्स, डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट प्रेफरेंसेस बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर कंज्यूमर साइड से देखें, ग्लोबलाइजेशन ऑब्वियसली हमारे लिए जो है बेनिफिशियल रहा है। ठीक है, जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। ये आपके लिए कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज के एग्जाम्पल्स है जो आप एग्जाम में लिखकर बेटर मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर आपकी मैं बात करूँ, सी बोर्ड एग्जाम्स में ना कुछ इंपॉर्टेंट तरीके होते हैं, पढ़ना सिर्फ काफ़ी नहीं है।
ठीक है, काफी बार हमारे साथ ऐसे होता है कि हमने बहुत सारी पढ़ाई करी बट हमें मार्क्स कम आ गए। कारण क्या? क्योंकि आप जो पढ़ते हो उसको एग्जैक्टली पेपर में डाल नहीं पाते, या तो आपका फॉर्मेट ऑफ आंसर गलत होता है, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ छोटी मोटी टिप्स अगर आपके साथ शेयर करूं। पॉइंट नंबर 1, जब भी आंसर्स लिखो बुलेट पॉइंट में लिखो। अब जैसे अगर मैं शॉर्ट नोट लिख रही हूं तो मैं उसको पैराग्राफ वाइज नहीं बुलेट पॉइंट में लिखूंगी। पॉइंट नंबर 2, जितने एग्जाम्पल्स आप दे सको हमेशा दो। 2 to 3 एग्जाम्पल्स ऑलवेज एडवाइजेबल है, क्योंकि ये पेपर करेक्टर को समझाता है कि आपके लिए कंसेप्ट बहुत ही क्लियर है। पॉइंट नंबर 3, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट ऑफ आंसर्स आप फॉलो करोगे। जैसे अगर आप ब्रीफ अटेम्प्ट कर रहे हो तो फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन, मीनिंग या तो डेफिनेशन होना चाहिए। डेफिनेशन अगर मुझे वर्ड टू वर्ड याद नहीं है, क्योंकि मैंने अगर इन्वर्टेड कॉमास डाल दिया तो वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन लिखना मैंडेटरी, बट अगर याद नहीं है तो मीनिंग के तौर पे लिख दो, राइट? फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन, मीनिंग या डेफिनेशन हो, सेकेंड पार्ट आपके मेन पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, मेन पॉइंट को हो सके तो हमेशा अंडरलाइन करें। एंड एंड में जो सबसे ज्यादा हम भूल जाते हैं, आंसर को कंक्लूड करना। इन अ वे जो आपका क्वेश्चन होता है उसका ही पैसिव वॉइस आपका कंक्लूजन है। नहीं करोगे तो मे भी हाईएस्ट स्कोर नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ छोटी छोटी टिप्स है, जरूर फॉलो करिएगा। इसीलिए जब मैं एमएनसीज की बात करूं, अगर आप कोई भी क्वेश्चन एमएनसी पे अटेम्प्ट कर रहे हो तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो आप कोट कर सकते हो, जैसे कि कोको कोला, रिलायंस, बीएमडब्ल्यू, नेस्ले और ब्रिटानिया, राइट? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, दीज आर जस्ट द फ्यू। आप इसमें से कोई भी 3 एग्जाम्पल्स याद रख के अपने एग्जाम में यूज कर सकते हो, ठीक है? चलिए आगे जाते हैं। अब मैं अगर मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करूं, राइट, ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, ये इनको मल्टीनेशनल कंपनी क्यों कहा जाता है? तो जैसे मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूं, बच्चे देखिए नाम में ही मीनिंग छुपा है। मल्टीनेशनल मतलब एक ऐसी कंपनी जिनका बिजनेस ऑपरेशन इज इन मोर देन वन नेशन, या तो आप इसको कंट्री भी लिख सकते हो, ठीक है? तो मल्टीनेशनल कंपनी बोले तो क्या मतलब? एक ऐसी कंपनी जो एक से ज्यादा नेशंस या कंट्री या देशों में काम करती है, तो इसको हम क्या कहेंगे? मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है? एग्जाम्पल लाइक आई ऑलरेडी सेड, कोको कोला, पेप्सी, होंडा, नोकिया, गूगल, फेसबुक, बहुत सारी एग्जाम्पल्स है, यू कैन रिमेंबर एनी 3, ठीक है? अभी मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करो तो ये क्या करते हैं, अपने जो ऑफिसेस हो या तो फैक्ट्रीज ऑफ प्रोडक्शन है, इसको ऐसी कंट्रीज में सेटअप करने की कोशिश करते हैं जहां पे उनका एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो लेबर है वो सस्ता मिल जाए। जैसे काफी बार हम सोचते हैं ना, ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं एप्पल एंड कॉर्पोरेशन की, राइट, तो एप्पल के फोन्स अगर आप लोगे, अभी आजकल के फोन्स में तो लिखा नहीं आता, बट जो 5 सीरीज के वगैरह फोन थे ना, उसमें लिखा भी आता था मेड इन यूएसए बट असेंबल्ड इन चाइना। और आपको तो पता ही है कि एप्पल जैसे बहुत सारी जो कंपनीज है अपने फोन्स का मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग, पैकेजिंग ये इंडिया, चाइना जैसे कंट्री से कराता है। बट क्यों इंडिया और चाइना से कराता है, क्यों ये खुद नहीं करता? इसका एक सबसे बड़ा कारण है, देखिए देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज जो आपको प्रोडक्शन करते वक्त लगते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। अब अगर मैं वेस्टर्न कंट्रीज या तो डेवलप कंट्रीज की बात करूं, जैसे यूएसए, यूके, रशिया एक्सेट्रा, यहाँ पे जो लेबर है और उसकी सर्विसेज है बहुत महंगी है। सो ऐसे केस में ये जो डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है जैसे चाइना है या इंडिया है, बिकॉज ये कंट्रीज में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और सप्लाई ऑफ लेबर बहुत ज्यादा है, ठीक है, मतलब काम करने वाले लोग ज्यादा है बट काम लोगों के पास कम है, तो ऐसे केस में लोग है ना कम पैसे में भी काम करने तैयार हो जाते हैं।
तो यूएसए में जो कंपनीज है वो उसी का बेनिफिट लेती है। इंडिया में या चाइना में उनको ये लेबर बहुत सस्ता मिलता है, तो उनका काम जो है सस्ते में हो जाता है। इन अ वे उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट बनाने का खर्चा है, वो रेड्यूस हो जाता है। और इसीलिए ये मल्टीनेशनल कंपनीज अपना प्रोडक्शन करते वक्त ऐसी कंट्रीज चूज करती है जहां पे कोई ना कोई रिसोर्स सस्ता मिल जाए, सो दैट उनका प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो और वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर सके। बिकॉज जितना आप सस्ता बनाओगे उतना आपका ही प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। इसीलिए कभी भी ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी ऐसी कंपनीज आपको मिलेगी डेवलप कंट्रीज की जो अपना पैकेजिंग, असेंबलिंग या तो जो उनके कॉल सेंटर्स होते हैं वो सब इंडिया, चाइना जैसे कंट्रीज में सेटअप करती है। क्यों? बिकॉज लेबर सस्ता अवेलेबल उनको इजीली मिल जाता है। सिंपल सी बात, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज की बात करूं तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक जगह पे प्रोड्यूस होता है हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, नहीं। ये अपने प्रोडक्शन यूनिट्स भी जो है डिफरेंट कंट्रीज में सेटअप कर देते हैं। जैसे टोयोटा है, फोर्ड है, उनके कितने सारे प्रोडक्शन यूनिट्स इंडिया में भी है, राइट। अगेन व्हाट दे गेट इन बेनिफिट? चीप रिसोर्सेज, लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बेटर द प्रॉफिट। प्रोडक्शन करते वक्त उन्हीं कंट्रीज को चूज किया जाता है जहां पे चीप रिसोर्सेज अवेलेबल, सस्ते रिसोर्सेज अवेलेबल हो, ठीक है। चलिए जाते हैं टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। अगर मैं इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन की बात करूं, सी दिस इज हाउ यू इंटरलिंक, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूएसए की बात करूं, राइट, यूएसए में अगर कोई कंपनी है तो वो अपना प्रोडक्शन पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, इंडिया जैसे कंट्रीज में कर सकती है। अगेन ऑब्जर्व करो, ये सारी ऐसी कंट्रीज है जहां पे आपका लेबर कंपेयर टू यूएसए बहुत ही सस्ता मिल जाता है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, हर जगह पे लेबर अगर मैं इसको यूएसए से कंपेयर करूं काफी चीपर, सस्ता अवेलेबल है। तो ये जो यूएसए की कंपनीज है इसी का बेनिफिट लेकर अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करती है रेड्यूस और प्रॉफिट क्या करती है? तो इंक्रीज, राइट। चलिए इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन को करते हैं कंटिन्यू। अब जब आप प्रोडक्शन दूसरे कंट्रीज में करना चाहते हो, जैसे मैंने कहा कि अगर कोई यूएसए में कंपनी है तो वो अपना प्रोडक्शन इंडिया, चाइना, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में कर सकती है बिकॉज यहाँ पे लेबर सस्ता अवेलेबल है। बट अगर आप वो कंट्री में प्रोडक्शन करना चाहते हो तो फैक्ट्री सेटअप करना, मशीनरी लाना, रॉ मटेरियल लाना, वहाँ के लेबरर्स को वेजेस वगैरह पे करना, ये तो आपको कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा, राइट। तो अगर मैं कोई और कंट्री में प्रोडक्शन करना चाहती हूं तो मैं क्या करूंगी? वहां पे इन्वेस्टमेंट करूंगी। इस सबसे पहले चीज बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब देखिए, अगर आप कोई भी रिसोर्सेज परचेस करते हो विद द एम ऑफ प्रोडक्शन, जैसे मैंने रॉ मटेरियल खरीदा तो मेरे लिए तो वो एक खर्चा है ना। बट उस रॉ मटेरियल से मैं कोई प्रोडक्ट बनाऊंगी और उसको बेचूंगी तो मुझे तो इनकम भी आने वाली है। एनी एक्सपेंस दैट इज मेड विथ एन एम ऑफ अर्निंग रिटर्न्स, कोई भी खर्चा जो आप करते हो सो दैट आप उसके ऊपर कमा सको, इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। और उसके ऊपर जो आप कमाते हो, जो आपको पैसे मिलते हैं, इसको क्या कहते हैं? तो ROI, या तो आप इसको कह सकते हो रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जैसे मैंने अगर 100 रुपए लगाए और 120 कमाए तो 20 रुपया क्या हो गया? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब मैं अगर ये इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो जो भी आप पैसे लगाते हो एसेट्स खरीदने, जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन्स है और बाकी इक्विपमेंट्स है, रॉ मटेरियल है, एक्सेट्रा, इसको हम क्या कहते हैं? तो इन्वेस्टमेंट। क्यों इन्वेस्टमेंट कहते हैं? क्योंकि ये एसेट्स हमने क्यों खरीदे? हाँ जी, सो दैट हम प्रोडक्शन कर सके। प्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं? एब्सोल्युटली राइट, सो दैट हम उसको सप्लाई कर सके या बेच सके या सेल कर सके। अब उससे हमें क्या मिलेगा?
यस, इनकम या तो प्रॉफिट। तो मैंने पैसे खर्च किए, क्यों खर्च किए? सो दैट मैं उस पे इनकम और प्रॉफिट अर्न कर सकूं, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? तो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट जो एमएनसीज करता है उसको क्या कहेंगे? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्यों फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं? देखिए, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट करती हूं, राइट, मैं एक इंडियन सिटीजन हूं, ठीक है, बिकॉज मैं एक इंडियन हूं, मेरे लिए इंडिया क्या है? तो मेरी खुद की कंट्री, या तो मैं इसको कहूंगी होम कंट्री, ठीक है। और इंडिया के अलावा, इंडिया मेरी कंट्री, होम कंट्री, बट इंडिया के अलावा जो बाकी कंट्रीज है, चाहे वो यूएसए ले लूं, या अगर मैं यूके लूं, या जापान लूं, रशिया लूं, कोई भी दूसरी कंट्री लूं, ये मेरे लिए क्या हो गई? तो फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, हर इंसान के लिए खुद की कंट्री जिसके आप सिटीजन हो, दैट इज योर होम और डोमेस्टिक कंट्री। बाकी जो कंट्रीज बच गई पूरे दुनिया में, वो आपके लिए क्या हो गई? तो फॉरेन कंट्री। ठीक है, मैं अगर इन्वेस्टमेंट इंडिया में करती हूं, मैं अगर इन्वेस्टमेंट इंडिया में करती हूं, तो ये कौन सा हो गया मेरे लिए? डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैंने खुद के कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया, होम कंट्री में किया, डोमेस्टिक कंट्री में किया, तो ये मेरे लिए क्या हो गया? डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। वही अगर मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट इंडिया के अलावा दूसरे कंट्री में करती हूं, जो मेरी होम कंट्री नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब देखिए, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी है, मोर देन वन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेगी। मान के चलो, अगर इंडिया की कोई कंपनी है जैसे रिलायंस, तो रिलायंस इंडिया में तो इन्वेस्टमेंट करेगी, बट मल्टीनेशनल कब बनी? जब उसने इंडिया के अलावा दूसरे कोई कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया ना। और इसीलिए दूसरे जो कंट्री में आप इन्वेस्टमेंट किया, वो आपके लिए एक फॉरेन कंट्री है, इसीलिए मैंने उसको क्या कहा? तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा है। याद रखना, आपकी होम कंट्री के अलावा जो भी बाकी कंट्रीज इन द वर्ल्ड है, वो आपके लिए क्या है? तो वो आपके लिए फॉरेन कंट्री है, और इसीलिए इन कंट्रीज में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, इसको क्या कहते हैं? फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, एक छोटा सा सवाल पूछ रही हूं, इसके ऊपर देखते हैं आपके लिए कंसेप्ट कितना क्लियर है, राइट। अगर मान के चलो कोई एक सिटीजन है ऑफ यूएसए, कोई एक सिटीजन है ऑफ यूएसए, उसने इंडिया के कंपनी में 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करा। उसने इंडिया की कंपनी में 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करा, राइट। तो इंडिया के लिए क्या ये डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है या फॉरेन इन्वेस्टमेंट? सोचिए, सिटीजन यूएसए का इन्वेस्टमेंट किया इंडिया में, तो इंडिया के लिए ये 10 लाख रुपए डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट? बताइए बताइए, सोचिए, फिगर आउट करिए। उसके लिए वो होम कंट्री, फॉरेन कंट्री। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अगर आपने मुझे आंसर दिया है कि ये एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। बट अगर आपने मुझे आंसर दिया कि ये डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है ना, बिकॉज इंडिया के लिए वो पैसा कहाँ से आया? यूएसए से आया। तो हमारे लिए द मनी हैज कम फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, तो ये क्या हो जाएगा? यस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। क्या बात भाई, स्मार्ट जनता एकदम मेरी। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज, राइट। अब मैं अगर ये मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करूं, ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, इन अ वे दे exert a strong influence on production at distant locations। देखिए, मल्टीनेशनल कंपनीज जो है, वो जो प्रोडक्शन या तो जो टोटल बिजनेस करती है, दे डू इट एट अ वेरी लार्ज स्केल, राइट। तो इनका अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, रिसोर्सेज, फंड्स या टर्नओवर या इनकम, चाहे आप कोई भी ले लो,
बहुत ही लार्ज होता है। बिकॉज इतना लार्ज होता है, ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उनका इन्फ्लुएंस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। बिकॉज आप जब बल्क प्रोडक्शन करते हो, या तो आपके पास अगर बड़ा मार्केट शेयर हो जाता है तो आपके पास ज़्यादा पावर है, ज़्यादा पावर है तो आप कोई भी चीज़ को जल्दी इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ठीक है, अब ऐसे केस में एज ए रिजल्ट ये जो प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये बहुत सारे लोकेशंस पे होता है। ये लोग एक जगह पे या एक पर्टिकुलर प्लेस पे फैक्ट्री सेटअप नहीं करते, बिकॉज ये इतना ज़्यादा प्रोडक्शन और जनरली मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में ये सप्लाई कर रहे हैं, इतना सारा प्रोडक्ट चाहिए। जैसे अगर आप कोको कोला का एग्जाम्पल लो, मैंने एक बार ऐसे पढ़ा था कि कोको कोला एक ऐसा वर्ड है जो ऑलमोस्ट 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ये वर्ड को जानता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी लैंग्वेज। मतलब इतनी फेमस वो ब्रांड है, हर जगह उसकी अवेलेबिलिटी है, तो आप ही सोचो उनका प्रोडक्शन स्केल क्या होगा, राइट? इतने लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन एक जगह पे तो हो नहीं पाएगा, और इसीलिए कोको कोला की जो कंपनीज या प्रोडक्शन यूनिट्स है बहुत सारे जगहों पे है, राइट? तो इसीलिए दे डू इट एट डिस्पर्स, मतलब डिफरेंट लोकेशंस, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट? एंड देन वो जो डिफरेंट पार्ट्स है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ कि देर इज अ कंपनी ए, उसका प्रोडक्शन ये 1 2 3 4 5 जगहों पे होता है, 5 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, राइट? अब मान के चलो दिस इज द हेड ऑफिस, ठीक है। मैंने आपको पहले भी समझाया, मल्टीनेशनल कंपनी चाहे हर जगह प्रोडक्शन करे बट उसकी हेड ऑफिस हमेशा होम या तो डोमेस्टिक कंट्री में होगी। अब हेड ऑफिस से उसको ये चारों के चारों जगह जहाँ पे वो प्रोडक्शन कर रहा है उसको कंट्रोल करना, कितना प्रोडक्शन, व्हाट इज द टर्नओवर, कितना सेल्स हुआ, मार्केटिंग, सप्लाई, सब कुछ कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना, इंटरलिंक तो करना पड़ेगा। सब थोड़ी ना अपने मर्जी से करेंगे, जो हेड ऑफिस कहेगी वही करेंगे, है ना? तो इसको हम कहते हैं इंटरलिंक करना। हर डिफरेंट जगह पे आप चाहे करो बट सब मिलकर एज अ सिंगल कंपनी कर रहे हैं। लोकेशंस अलग है बट कंपनी तो एक ही है ना, इसीलिए इनको इंटरलिंक करना बहुत ही जरूरी है, राइट? अब अगर मैं इंटरलिंक की बात करूं, या अगर हमें एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेट कर कर प्रोडक्शन या तो सेल्स या तो बिजनेस या तो सप्लाई करना है, तो ऐसे केस में ये जो आप इंटरलिंकिंग करते हो, ठीक है, ये प्रोडक्शन और लोकल प्रोड्यूसर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए अक्रॉस द कंट्री, क्योंकि देखो अगर आप इंडियन कंपनी हो, राइट, इफ यू डू प्रोडक्शन इन जापान, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी आपको रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन लगेगा, जैसे लेट अस से, ठीक है, लेट अस से दिस इज द कंपनी इन इंडिया, ठीक है, मैं कंपनी का नाम ले रही हूँ XYZ। उन्होंने अपना और एक प्रोडक्शन XYZ का जापान में खोलकर रखा है, ठीक है, तो ये क्या हो गई आपके लिए मल्टीनेशनल कंपनी, बिकॉज ये 2 कंट्रीज में है, राइट? तो ये आपके लिए मल्टीनेशनल कंपनी हो गई। अब ऐसे केस में जो जापान का प्रोडक्शन हो रहा है उसके लिए जो भी रिसोर्सेज लगेंगे, जैसे अगर मैं कहूँ रॉ मटेरियल है, या तो आपका लेबर है, ठीक है, या तो आपका मशीनरी है, राइट, ये जो भी रिसोर्स लगेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये लोकली आएंगे। लोकली मतलब कहाँ से आएंगे? तो ये आपके आएंगे जापान से, राइट? अब ऐसे केस में जो प्रोड्यूसर्स या तो जो सप्लायर्स इन जापान है, वो जो उनसे प्रोडक्शन करवाना पड़ेगा ना, राइट? मैं इंडिया से तो प्रोड्यूसर जापान में प्रोडक्शन करने नहीं भेज सकती, तो ऐसे केस में जो लोकल प्रोड्यूसर्स है इन दैट कंट्री, उससे आपको इंटरैक्ट कर कर सारा प्रोडक्शन डिस्कस कर कर, सप्लाई डिस्कस कर कर, प्रोडक्शन लेवल सब कुछ डिस्कस कर कर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब जो भी कंट्री में प्रोडक्शन करते हो, नेसेसरी है कि वहाँ के लोकल प्रोड्यूसर्स, सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल एक्सेट्रा, उनके साथ आप कनेक्ट करके अकॉर्डिंगली आपका प्रोडक्शन सेटअप करो, ठीक है? कैसे कर सकते हो? एक तरीका है कि आप पार्टनरशिप कर लो, राइट, जहाँ पे देर इज अ पार्टनर इन अ लोकल एरिया। जैसे अगर मैंने यहाँ पे इंडिया और जापान लिया था, राइट, इंडिया और जापान में कौन सी कंपनी है? तो XYZ, जिसकी ब्रांच मैंने जापान में भी ली थी,
राइट। तो मान के चलो इंडिया में ए है, जापान में एक प्रोड्यूसर है बी, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, दे बोथ कैन गेट इनटू अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट और वो लोग एज अ पार्टनरशिप प्रोडक्शन कर सकते हैं, जहाँ पे ए कहेगा कि जापान में मेरी कंपनी की प्रोडक्शन की जवाबदारी आपकी, आप ये जो प्रोडक्शन करोगे उसके बदले मैं आपको क्या दूंगा, तो मैं आपको पार्टनरशिप दूंगा। ये पार्टनरशिप मतलब जाहिर सी बात है प्रॉफिट में आपको हिस्सा मिल जाएगा, राइट। दूसरा तरीका होता है कि जो लोकल कंपनीज होती है, राइट, उनको आप कनेक्ट करो। मतलब मैं अगर इंडिया में हूं, मैंने जापान में सेटअप करा और वहां पे प्रोडक्शन में खुद कर रही हूं, आई विल हायर पीपल इन जापान जो वहां का प्रोडक्शन वगैरह देखेंगे, और प्रोडक्शन करने के लिए जो रिसोर्सेज लगते हैं जैसे रॉ मटेरियल वगैरह हो गया, वो वहां के सप्लायर्स मुझे देंगे। मतलब पूरा काम चाहे इंडिया का हो कि जापान का हो, इन अ वे मैं संभाल रही हूँ, कोई पार्टनर नहीं चाहिए, वहां का काम संभालने के लिए लोगों को मैंने मेरे अंडर अपॉइंट कर लिया, और प्रोडक्शन करने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उसके लिए भी वहां के जो सप्लायर्स हैं उनसे बातचीत करके मैंने सप्लायर्स से रॉ मटेरियल का अरेंजमेंट जो है वो कर लिया, राइट। तो एक तो आप पार्टनर हायर कर लो, या तो वहां के कंपनी से सप्लाई आप ले लो और खुद प्रोडक्शन आप कर सकते हो, आपको जाने की जरूरत नहीं, आप वहां पे लोगों को रिक्रूट कर लो, ठीक है। अब थर्ड वे होता है बाय कंपीटिंग विद द लोकल कंपनीज और बाइंग देम अप। हाँ, ये एक बहुत ही आजकल ज्यादा यूज्ड तरीका है, राइट। आजकल हम लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए वहां पे जो ऐसी कंपनी होती है जो लॉस में जा रही है या ऑलरेडी उनके ऊपर डेट बर्डन है, हम उनको परचेस कर लेते हैं, राइट। परचेस करने के बाद वो हमारा नाम जुड़ जाता है, देन दैट बिकम्स आवर कंपनी, तो मेरे नाम पे वो लोग काम कर रहे हैं, राइट। काम वो कर रहे हैं बट अब नाम मेरा आ गया ना, नाम मेरा आया तो आई हैव बिकम अ मल्टीनेशनल कंपनी। अब जैसे अगर मैं बहुत ही सिंपल आपको यहाँ पे अगर एग्जाम्पल दूं, ठीक है, देयर इज अ कंपनी ABC इन इंडिया, ठीक है, उसको अपना जो प्रोडक्शन है या तो जो कंपनी है वो उसको मान के चलो एक्सपैंड करनी थी इन यूके में एक कंपनी थी XYZ, ठीक है। तो ABC ने क्या किया, ये XYZ को परचेज कर लिया, ये XYZ लॉस में जा रही थी या बहुत ज्यादा उसके ऊपर डेट बर्डन था, तो ABC ने XYZ कंपनी को क्या करा, तो परचेज कर लिया, राइट। अब परचेज किया तो ये कंपनी की ओनरशिप अब किधर आ गई, तो इसकी जो ओनरशिप है वो आ गई ABC के पास। ओनर ABC बन गया तो ये नाम हटके क्या हो जाएगा, ठीक है, एसेट्स, कंपनी, रिसोर्सेज, लेबर सब ऑलरेडी है XYZ के पास, बट अब ये किसके लिए काम करेंगे, तो ये करेंगे ABC के लिए काम, राइट। तो ये और एक तरीका है कि आप जो लोकल कंपनीज है उनको बाय कर लो, राइट। द नेक्स्ट MNCs, ये जॉइंटली भी लोकल कंपनीज के साथ प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट MNC जो है वो मनी प्रोवाइड करता है लाइक एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जैसे कोई एक कंपनी है USA में, आप उनको कहते हो कि हम आपके जो प्रोडक्ट है या जो कंपनी है हम उसमें इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है, वी कैन गिव यू दिस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट। एक बार आपने ये जो इन्वेस्टमेंट करा, वो इन्वेस्टमेंट से क्या होता है कि जो नई मशीन्स है वगैरह जो टेक्नोलॉजी है वो परचेस किया जाता है, एंड देन उससे जो आपका प्रोडक्शन है दैट कैन स्पीड अप, राइट। वंस ये प्रोडक्शन जो है स्पीड अप हो जाता है, उसके बाद ये जो MNC है दे माइट ब्रिंग विद देम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन। मतलब दो तरीका है, एक मैं आपको पैसा दे दूं कि भाई मैं आपको पैसा दे रही हूं, उससे आप मशीन खरीद लो और अपना प्रोडक्शन बढ़ा लो। दूसरा, मैं आपको पैसा नहीं दे रही, मैं आपको कह रही हूं कि चलो ये टेक्नोलॉजी है मैं लाकर आपको देती हूं सो दैट आप अपने प्रोडक्शन को रैंप अप या स्पीड अप कर सको, राइट। सो इन अ वे ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज है ये अपने लोकल कंपनी से जॉइंटली ऐसे बेनिफिट शेयर कर सकते हैं, जहाँ पे लोकल कंपनीज को, बिकॉज मल्टीनेशनल कंपनीज के पास बहुत फंड्स होता है, तो लोकल कंपनी है उनको वो टेक्नोलॉजी या तो मनी या फंड्स ऑफर करती है सो दैट दे कैन रैंप अप और स्पीड अप देयर प्रोडक्शन एज वेल,
ठीक है। सो ये डिफरेंट मेथड्स होते हैं जैसे आप अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हो। सो ज़रूरी नहीं है कि मुझे अगर अपना बिजनेस कोई और कंट्री में एक्सपांड करना है तो मैं उधर जाके पूरा का पूरा अपना सेटअप करूँ। हो सकता है ऑलरेडी मेड सेटअप हो, मैं उसी में इन्वेस्ट कर लूँ, पार्टनरशिप कर लूँ। कोई कंपनी डेट में जा रही है तो उसको मैं अक्वायर करके उस कंपनी के द्वारा मेरा बिजनेस वहाँ पे सेटअप करूँ, राइट। सो मल्टीपल ऑप्शंस है। एज अ मल्टीनेशनल कंपनी आपको फिगर आउट करना है व्हाट ऑप्शन वर्क्स बेस्ट फॉर यू, और ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे आपको कौन से कंट्री में एक्सपैंड करना है, क्या वहाँ पे कोई आपको ऐसा पार्टनर मिल रहा है, डू यू हैव दैट मच ऑफ फंड्स अवेलेबल कि आप खुद जाके वहाँ पे अपना सेटअप कर सको, कि वहाँ पे सप्लायर्स जो भी आपको रॉ मटेरियल वगैरह प्रोडक्शन के लिए चाहिए कि वहाँ पे उसका सप्लाई है या नहीं। क्योंकि अगर सप्लाई नहीं है तो उस कंट्री में मैं प्रोडक्शन सेटअप करके कैसे प्रोडक्शन करूँगी, रॉ मटेरियल तो चाहिए, मेरे कंट्री से भेजूंगे तो महंगा भी पड़ सकता है, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा, एन नंबर ऑफ थिंग्स जो आपको फिगर आउट करना पड़ता है बिफोर आप कोई और कंट्री में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करो, ठीक है। नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, राइट। अब अगर मैं फॉरेन ट्रेड की बात करूं, से फॉरेन ट्रेड एक तरीके से एक बहुत ही बढ़िया वाली अपॉर्चुनिटी है। किसके लिए? तो जो प्रोड्यूसर्स ऑफ द प्रोडक्ट आपके रहेंगे, राइट। अब देखिए कैसे एक अपॉर्चुनिटी है। लेट अस से आप एक डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हो, मतलब आप इंडिया में अपने गुड्स को बनाते हो। मान के चलो मैं यहाँ पे गुड्स लेती हूँ, लेट अस से कार्स, ठीक है। तो इंडिया में आप कार्स बनाते हो, ये आपकी इंडिया है, और उसमें से इतना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है जो आपकी कार्स में इंटरेस्टेड है या आपकी कार्स को खरीदता है। मान के चलो दिस इज लेट अस से 50 लाख पीपल, राइट। तो इंडिया में इन अ वे मैक्सिमम जो मैं सेल्स कर सकती हूँ कितना है, 50 लाख। बट अगर मैं ये फॉरेन ट्रेड कर रही हूँ, राइट, मतलब इन अ वे मैं अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रही हूँ, फॉरेन ट्रेड की बात करें तो फॉरेन ट्रेड में बच्चा क्या क्या आ जाता है, तो फॉरेन ट्रेड में जनरली 3 चीजें आती है। कौन सी 3 चीजें आती है? तो एक मेरा इंपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट बोले तो क्या, जब मैं गुड्स और सर्विसेज कोई दूसरे कंट्री से परचेज करती हूँ या मेरे कंट्री में लाती हूँ तो इसको कहते हैं इंपोर्ट्स। कोई और दूसरे कंट्री से जब गुड्स मेरे कंट्री में आते हैं इसको क्या कहते हैं, इंपोर्ट। ऑन द अदर हैंड अगर मैं सेकेंड कंसेप्ट लूँ, दैट इज योर एक्सपोर्ट्स, राइट। इंडिया से गुड्स बनकर कोई फॉरेन कंट्री में सेल होते हैं या जाते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो एक्सपोर्ट्स। और थर्ड टर्म क्या होता है, तो दैट इज नोन एज इंटरपोर्ट, ठीक है। या तो इसको री एक्सपोर्ट भी कहा जाता है। ए री एक्सपोर्ट मतलब क्या, अब जैसे मैं 3 कंट्री लेती हूँ, यूएसए, इंडिया और जापान, ठीक है। मैंने पहले गुड्स को यूएसए से इंडिया में लाया, यूएसए से इंडिया में आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इंपोर्ट, ठीक है। अब वही गुड्स इंडिया से जापान जा रहा है, मतलब पहले मैंने यूएसए से लाया तो इंपोर्ट हुआ, अब उन्हीं गुड्स को मैं लेकर जापान में भेज रही हूं, जा रहा है इंडिया से, तो क्या हो गया, एक्सपोर्ट, ठीक है। तो इस टोटल ट्रेड को मैं क्या कहूंगी, इसको मैं कहूंगी इंटरपोर्ट, या तो इसको आप री एक्सपोर्ट भी कह सकते हो, ठीक है। तो ऑल इन ऑल आपका री एक्सपोर्ट क्या होता है, पहले इंपोर्ट किया उन्हीं गुड्स को फिर एक्सपोर्ट करा, इट बिकम्स इंटरपोर्ट और री एक्सपोर्ट। ए सिंपल वे, गुड्स आना इंपोर्ट, गुड्स जाना एक्सपोर्ट, गुड्स आके जाना दैट इज इंटरपोर्ट। बहुत ही सिंपल तरीका है इसको याद रखने का, ठीक है। अब चलो, ये तो मेरी फॉरेन ट्रेड का कंसेप्ट हो गया, जो 3 कंसेप्ट होते हैं मेरे फॉरेन ट्रेड में, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट, ठीक है। तो चलो ये तो चीज मेरी
हो गई, राइट। अब जाते हैं आगे, ठीक है। अब अगर मैं ये कार्स की बात करूं तो इंडिया की मार्केट तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख कार्स की है, बट यही कार्स अगर मैं बाकी कंट्रीज जैसे जापान हो गया, ठीक है, रशिया हो गया, अगर इनमें भी मैं सप्लाई करूं तो समझो जापान में 20 लाख पीपल है जो मेरी कार्स खरीदने तैयार है, ठीक है, रशिया में 40 लाख पीपल है जो मेरी कार्स खरीदने तैयार है। तो आप ही सोचो, अगर सिर्फ इंडिया में बेचती सिर्फ 50 लाख, बट अगर अब्रॉड भी मैं उसको एक्सपोर्ट करने तैयार हूँ तो वो करीबन 90 लाख प्लस 20 लाख, अरे 1 करोड़ 10 लाख हो गया ना, राइट। सो फॉरेन ट्रेड से क्या होता है कि जो आपकी मार्केट पहले लिमिट हुआ करती थी कि इंडिया में बनाओ, इंडिया में बेचो, आज आप यही गुड्स और सर्विस को अक्रॉस द वर्ल्ड बेच सकते हो, एंड दैट बिकम्स अ वेरी बिग मार्केट। तो आपके पास स्कोप होता है कि आप आपके गुड्स और सर्विस को ज़्यादा प्रोड्यूस करके बल्क में उसको दूसरे कंट्रीज में भी इजीली सेल कर सको, राइट। दैट इज बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट, ठीक है। प्रोड्यूसर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स है दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट नॉट ओनली इन द होम कंट्री, मतलब मैं अगर इंडिया में प्रोडक्शन करती हूँ तो इंडिया में तो बेचूंगी ही, बट उसके अलावा जो बाकी कंट्री में भी मार्केट्स है, जैसे मुझे मेरा प्रोडक्ट यूएसए में सेल करना है, रशिया में करना है, जापान में करना है, थाईलैंड में करना है, सिंगापुर में करना है, वहाँ पे भी मैं सेल कर सकती हूँ। बेसिकली मैं अपने प्रोडक्ट की जो मार्केट है दूसरे कंट्रीज में भी एक्सपैंड कर सकती हूँ, तो इससे मेरे सेल्स इंक्रीज हो सकते हैं, जिससे प्रॉफिट भी इंक्रीज हो सकता है, राइट। सिमिलरली जो बायर्स है, अब बायर्स के लिए क्या फायदा, तो चॉइस मिल गई। जैसे इंडिया में आपको इंडिया में बने गुड्स तो मिलते ही है, बट वही अगर गुड्स यूएसए, यूके, रशिया में भी बने हैं उसको हम इंपोर्ट करते हैं तो वो भी आपको इंडिया में आसानी से जो है अवेलेबल हो जाता है। तो सेलर्स को फायदा है कि बहुत जगहों पे सेल कर सकते हो, बहुत सारे कस्टमर्स मिल सकते हैं। कस्टमर्स या कंज्यूमर्स को फायदा है कि आपको इतने सारे वैरायटी ऑफ गुड्स इजीली अवेलेबल हो जाता है, राइट। सो ऑल इन ऑल अगर मैं कहूँ जो फॉरेन ट्रेड है वो पूरे के पूरे वर्ल्ड की मार्केट को कनेक्ट कर रहा है, डिफरेंट कंट्रीज के प्रोड्यूसर्स, डिफरेंट कंट्री के गुड्स, डिफरेंट कंट्री के कंज्यूमर्स, कल्चर, रिलीजन, सबको एक तरीके से कनेक्ट कर रहा है, एंड दैट इज वाई फॉरेन ट्रेड इज हाईली इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा फॉरेन ट्रेड में 3 हिस्से होते हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। इंपोर्ट आना, एक्सपोर्ट जाना, इंटरपोर्ट आके जाना, हाँ ठीक है। चलिए जाते हैं टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। ओके, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द नेक्स्ट एंड द इम्पोर्टेंट टॉपिक इन द चैप्टर, जो कि है आपका ग्लोबलाइजेशन, राइट। अब मैं अगर ग्लोबलाइजेशन की बात करूं, मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूं, बट ग्लोबलाइजेशन क्या है, तो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसने हमारी पूरी दुनिया की मार्केट को अलग अलग के बदले एक कर दिया, राइट। सो इन अ वे ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसने डिफरेंट कंट्रीज को इंटीग्रेट कर दिया है, जोड़ दिया है, जिससे डिफरेंट कंट्रीज कनेक्टेड हो गई है और उसकी मार्केट्स, उसके सेलर्स, उसके प्रोड्यूसर्स, उसके बायर्स भी कनेक्ट हो चुके हैं। जो बॉर्डर्स थी वो पूरी दुनिया को उन्होंने एक बॉर्डरलेस मार्केट के तौर पे, ओपन इकोनॉमी के तौर पे ग्लोबलाइजेशन ने इसको बना दिया है, ठीक है। अब अगर मैं फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आज ग्लोबलाइजेशन है, तो पहली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है टेक्नोलॉजी, राइट। आज जैसे कोई भी आपको गुड्स परचेस करने हैं, यू कैन इजीली बाय देम ऑनलाइन, ई कॉमर्स ले लो, डिफरेंट वेबसाइट, सोशल मीडिया, राइट। इतने आसानी से आप ऑनलाइन गुड्स को बुक कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, बार्गेन करना है, ऑर्डर प्लेस करना है, कोटेशन मांगना है। टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी चीज़ों का जो एफिशिएंसी है, स्पीड है, इम्प्रूव कर दिया, और इसीलिए ये जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और इनके प्रोसेसेस है ना बच्चे, ये भी काफ़ी सिंपल इसकी वजह से हो चुका है, ठीक है। सेकेंड,
ये टेक्नोलॉजी ने आपकी जो डिलीवरी भी है काफ़ी फास्ट और लो कॉस्ट कर दी है। पहले छोटी से छोटी चीज़ अगर आपको कुरियर करनी होती थी इन यूएसए यूके वगैरह तो उसके चार्जेस बहुत ही हाई थे, बट टुडे बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड इतने सारे जो सर्विसेज आपको अवेलेबल हो जाती है, यही डिलीवरी इवन दो अगर ये आपको क्रॉस बॉर्डर्स करनी है बहुत ही फास्ट एंड इवन जो कंपेरेटिव कॉस्ट है वो भी आपके लिए काफ़ी कम हो चुका है, राइट अब ये टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जिसने पूरी दुनिया को कनेक्ट करा है इंटरनेट। कैसे भूल सकते हो, ठीक है। इंटरनेट को हम सेंड एंड रिसीव ऑफ डेटा के लिए यूज करते हैं, चाहे हमें कम्युनिकेट करना हो, डॉक्यूमेंट शेयरिंग करना हो, इंटरनेट के द्वारा हम ये थ्रू आउट द वर्ल्ड इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ये कम्युनिकेशन वाया ईमेल, वीडियो कॉल, जो आपके डिफरेंट एप्लीकेशंस है जैसे व्हाट्सएप है या स्काइप है, जूम है, इनके द्वारा जो आपको वॉइस कॉल करना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है थ्रू ई बैंकिंग, एनईएफटी, आरटीजीएस, कितनी सारी टेक्नोलॉजीज इंटरनेट के वजह से आज हम यूज़ कर पाते हैं, जिसमें हम क्रॉस बॉर्डर्स भी इजीली कम्युनिकेट करना है, फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस करना है, डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज करना है, जो ट्रेड में बहुत ज़रूरी होता है, हम आसानी से कर सकते हैं इवन क्रॉस बॉर्डर्स, ठीक है। प्लस और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं भूलनी कि ये जो इंटरनेट सर्विस है आज के तारीख में कितनी चीप और अफोर्डेबल भी होती जा रही है, तो ये एक एडेड एडवांटेज है। उसके अलावा दूसरी चीज़ आपकी मोबाइल और टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, ठीक है, जहाँ पे आपके फिंगर टिप्स पे एक फ़ोन है जिसमें आप इजीली व्हाट्सएप, डॉक्यूमेंट शेयरिंग, कॉलिंग इजीली कहीं से भी आसानी से कर सकते हो। तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और भी टेक्नोलॉजीज है बट ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से आज इंटरनेशनल या फॉरेन ट्रेड बहुत ही इजीली हो पाता है, राइट। उसके अलावा सैटेलाइट्स, यस, सैटेलाइट्स ने भी ये जो कम्युनिकेशन सिग्नल्स वगैरह आते हैं किस चीज़ से आते हैं, तो आपके जो सैटेलाइट्स, राइट। तो सैटेलाइट्स भी जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में है, ये थ्रू सैटेलाइट्स एंड थ्रू सिग्नल्स भी ये कम्युनिकेशन फैसिलिटीज डेवलप हो रही है, जिससे अगेन पूरे वर्ल्ड को हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, राइट। चलिए जाते हैं टू द नेक्स्ट फैक्टर जो इम्पोर्टेंट है, एंड दैट इज द लिबरलाइजेशन, राइट। अब देखिए धीरे धीरे हर कंट्री को समझ में आ गया कि जो ट्रेड है या फॉरेन ट्रेड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, या दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में इन्वेस्टमेंट आना, ये हर कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इंडिया में इतनी सारी फॉरेन कंपनीज है, अब ये कंपनीज बिकॉज आज इंडिया में है, उनकी सेटअप है, फैक्ट्रीज है, उसकी वजह से आज इंडिया में कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, राइट। कितनी सारी नई टेक्नोलॉजी इंडिया में आ रही है, गवर्नमेंट को इतने टैक्सेस मिल रहे हैं जिससे गवर्नमेंट आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवेज ये सब कर पा रही है, राइट। सो इन अ वे ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है हर कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट पहले ये नहीं हो पाता था, या बहुत टाइम इन्वेस्टमेंट्स नहीं मिल पाते थे, या फॉरेन ट्रेड में बहुत दिक्कत आती थी। क्यों? बिकॉज ये जो फॉरेन ट्रेड की प्रोसीजर्स है, डॉक्यूमेंटेशन है, या इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज जो गवर्नमेंट बनाती थी, दे यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, राइट। बहुत कंट्रीज जैसे इंडिया भी 91 के पहले तो क्लोज इकोनॉमी था, और इंडिया में इतने सारे लाइसेंसिंग पॉलिसीज, ये प्रोसेस, ये पेपर वर्क, बहुत ही डिफिकल्ट था बिजनेस और ट्रेड करना, और इसीलिए ज़्यादातर लोग कर नहीं पाते थे। तो हमने क्या किया, जैसे मैंने एलपीजी पॉलिसी बताया, उसमें फर्स्ट स्टेप तो हमने लिबरलाइजेशन लिया। लिबरलाइजेशन मतलब क्या, तो इन अ वे कुछ फ्रीडम्स या अबॉलिशंस ऑफ लाइसेंसेस करना, मतलब जो चीजें जरूरी नहीं है, जो डॉक्यूमेंटेशन या लाइसेंसेस अननेसेसरी है, या अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस जो हमने ट्रेड पे लगाकर रखे थे, इसको हमने हटा दिए। इससे क्या हुआ कि जो अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस हटाए तो ट्रेड करना या फॉरेन ट्रेड करना आसान हो गया। अब इसमें प्रॉफिट तो अच्छा खासा हो ही रहा है, आसान हो गया तो ज्यादा लोग जो है फॉरेन ट्रेड करने लगे, और साथ ही साथ हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी मिलने लगा, राइट। तो अगेन ये लिबरलाइजेशन करना या ट्रेड बैरियर्स जो हुआ करते थे उसको कम करना, हटाना, दैट वाज रियली रियली इम्पोर्टेंट।
राइट दो जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं, बैरियर्स मतलब क्या, तो रुकावटें। काफी बार क्या होता है जब आप इंपोर्टेड गुड्स मंगाते हो, ठीक है, तो कंट्री में बनने वाले गुड्स को बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि ज्यादातर लोग इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं। तो मेड इन इंडिया या जो इंडिया में प्रोड्यूसर्स है, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है, उनके गुड्स का क्या, वो फॉरेन कंपटीशन फेस नहीं कर पाते थे। और इसी को सोचते हुए गवर्नमेंट ने क्या करा, तो इंपोर्ट्स को कर दिया महंगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ देयर इज अ गुड, ठीक है, डोमेस्टिक गुड्स है, राइट, और उसके सामने सेम कॉम्पिटिटर में इंपोर्टेड गुड्स है, ठीक है। मान के चलो डोमेस्टिक गुड 100 रुपीज का था, सेम इंपोर्टेड गुड्स 100 रुपीज का था। तो ज्यादातर लोग इंपोर्टेड गुड्स प्रोडक्ट करते थे, इसके जो सेल्स है नहीं हो पाते थे, तो जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है उनको दिक्कत आ रही थी। तो गवर्नमेंट ने इंपोर्टेड गुड्स को एक्सपेंसिव करने के लिए, सो दैट लोग डोमेस्टिक गुड्स को खरीदे, एक्सपेंसिव करने के लिए इसके ऊपर एडिशनल टैक्सेस लगा दिए। ठीक है, मान के चलो मैंने इसके ऊपर 50% टैक्सेस लगा दिए, तो अब इंपोर्टेड गुड्स कितने का हो गया, तो 150 रुपीज। डोमेस्टिक गुड कितने का अवेलेबल है, 100 रुपीज। अब ऐसे केस में बिकॉज इंपोर्टेड गुड्स आर एक्सपेंसिव, ज्यादातर लोग डोमेस्टिक गुड्स को प्रेफर करेंगे, प्राइस जितना कम डिमांड उतनी ज्यादा, राइट। तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम बहुत सारे ट्रेड बैरियर जैसे टैक्सेस लगाना, इंपोर्ट्स करने की लिमिट लगाना, बहुत सारे ऐसे बच्चे ट्रेड बैरियर्स हम लोग लगाते थे, राइट। बट ये जो ट्रेड बैरियर्स है उसके वजह से फॉरेन ट्रेड आसानी से नहीं हो पाता था या बहुत ही कम होता था। इसीलिए जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ 1991 में अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, या उसको एलपीजी पॉलिसी भी कहा जाता है, इंडियन गवर्नमेंट ने एक लिबरलाइजेशन पॉलिसी बनाई, राइट। लिबरलाइजेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये जो ट्रेड बैरियर्स है, ऑब्वियसली आज भी गवर्नमेंट उसको फॉरेन ट्रेड पे कंट्रोल करने के लिए यूज करता है, बट इसको काफी रिड्यूस कर दिया गया सो दैट हमारे कंट्री में फॉरेन ट्रेड भी इजीली हो सके, बहुत ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए और हमारे कंट्री में भी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। ठीक है, मैं ऐसे नहीं कह रही कि यहाँ पे ट्रेड बैरियर्स आप हटा दो, कोई टैक्स मत लगाओ, फ्री मूवमेंट करो, नहीं। बट ये ट्रेड बैरियर्स को अगर हम मिनिमाइज भी कर दे तो बहुत इजीली फॉरेन ट्रेड इंडिया में होता है और इससे हमें इकोनॉमिक ग्रोथ के फॉर्म में बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, चलिए जाते हैं टू द नेक्स्ट। टैक्स जो इंपोर्ट्स पे चार्ज होता है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर, जो अभी बच्चा मैं आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, बैरियर्स को हटाना, ये गवर्नमेंट जो बैरियर्स को कम करता है इसको क्या कहते हैं, लिबरलाइज करना, आसान करना, कुछ चीजों में फ्रीडम दे देना। ठीक है, लिबरल पॉलिसी, आसान पॉलिसी, फ्रीडम वाली पॉलिसी, राइट। पूरे के पूरे रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने नहीं हटाए, बट बहुत जो अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस थे या जो बहुत ज्यादा थे उसको कम कर दिए सो दैट ट्रेड आसानी से हो सके। इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं, तो लिबरलाइजेशन कहा जाता है, राइट। बिकॉज गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस को कम कर दिए, ये आसानी से लिबरल ट्रेड होने लगा और इसकी वजह से इंडिया में फॉरेन ट्रेड काफी हद तक इंक्रीज होता हुआ दिखा, राइट। नेक्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप करोगे, दैट इज योर WTO और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपको मैं दे दूं। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारे कंट्री उसके मेंबर्स हैं। बट क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन, या ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया गया? ये WTO बनने के पहले ऐसा एक सिमिलर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जिसको कहते थे GATS, राइट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। बट जब GATT को बनाया गया, GATT को लेकर कई दिक्कतें आई।
जैसे गैट ज़्यादातर जो उसकी पॉलिसीज थी या गैट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो डेवलप कंट्री के लिए फेवरेबल थी, तो इसकी बेनिफिट जो डेवलपिंग अंडर डेवलप कंट्रीज है उसको मिल ही नहीं पाता था। और इसीलिए ये जो डेवलपिंग अंडर डेवलप कंट्रीज है उन्होंने इकट्ठा होके कहा कि गैट से तो हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, तो हमें है ना WTO बनाना चाहिए। और ये WTO का एक फाउंडर मेंबर इंडिया है, ठीक है। इंडिया इज द फाउंडर मेंबर ऑफ WTO। WTO ने क्या कहा कि जो फॉरेन ट्रेड है, जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंटरपोर्ट करते हैं, इससे हम सबका फायदा होता है। हर कंट्री जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फॉरेन ट्रेड करता है, हर कंट्री को इससे फायदा ही होता है, बेनिफिट ही मिलता है। तो हम सबको फॉरेन ट्रेड करना चाहिए। और फॉरेन ट्रेड बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि ये ट्रेड जो है उसको लिबरलाइज किया जाए, क्योंकि जितनी आसान होगा ना फॉरेन ट्रेड करना, उतना हम फॉरेन ट्रेड ज्यादा से ज्यादा करेंगे और इससे किसी का नुकसान नहीं, ज्यादातर कंट्रीज का फायदा ही होता है, राइट। और इसीलिए हमने WTO बनाया। आज के तारीख में 164 कितनी 164 ऐसी कंट्रीज है हु आर द मेंबर्स ऑफ WTO, राइट। बच्चा अगर आप WTO के मेंबर बनते हो तो WTO के जो भी कायदे कानून तौर तरीके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं यू आर बाउंड टू फॉलो। मतलब आप अगर WTO के मेंबर बने तो एक शर्त है कि आपको WTO के टर्म्स कंडीशंस के हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा। और WTO जो टर्म्स कंडीशंस रूल्स रेगुलेशंस बनाता था वो ऐसे ही बनाता था कि हर मेंबर को उसका फायदा हो और इंटरनेशनल ट्रेड ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो सके, ठीक है। अब इंडिया की बात करूं, इंडिया ने 1 जनवरी 1995 को WTO को ज्वाइन करा। इंपॉर्टेंट डेट है, आपको याद रखनी है, राइट। ये ऑर्गेनाइजेशन जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ WTO का क्या काम है, तो रूल्स रेगुलेशंस रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड को बनाना और ये ध्यान रखना कि सारे के सारे कंट्री जो WTO के मेंबर है वो इन रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए ही इंटरनेशनल ट्रेड करे। अगेन मैं बता रही हूँ, प्राइमरी एम ऑफ फॉर्मिंग WTO क्या था कि इंटरनेशनल ट्रेड को हम ज्यादा बढ़ा सके, फैसिलिटेट कर सके और हर कंट्री को ये इंटरनेशनल ट्रेड का जो बेनिफिट है वो मिल सके, ठीक है। चलिए जाते हैं आगे। अब इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन की बात करूं, ये जो ग्लोबलाइजेशन इंडिया में हुआ उससे उससे कंज्यूमर्स को क्या बेनिफिट मिला, राइट। तो अगर मैं कंज्यूमर्स की बात करूं तो सबसे पहला, कंज्यूमर्स को तो फायदा ही है, बट कंज्यूमर्स की बात करूं तो सबसे पहला बेनिफिट कि आपके पास लॉट ऑफ चॉइसेस इन गुड्स एंड सर्विसेज आपको मिल गई, राइट। बिकॉज आज के तारीख पे आप कोई भी चीज लेने जाओ तो आपको वो कमोडिटीज तो मिलती ही मिलती है जो इंडिया में प्रोड्यूस होती है। उसके अलावा यू कैन इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरे कंट्री से भी हम इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से इतनी सारी चॉइसेस, डिफरेंट प्राइस रेंज, डिफरेंट क्वालिटी, ये भी आपको मिलता है। एंड बिकॉज मार्केट पे इतना कंपटीशन है, आपको ये जो गुड्स और सर्विसेज मिलते हैं अच्छे और सस्ते मिलते हैं, राइट। तो इतने सारे गुड्स सर्विसेज, गुड क्वालिटी प्लस चीपर प्राइसेस, राइट। सेकेंड इफेक्ट की बात करूं तो यस, जो मैं अगेन आपको बता चुकी हूं, जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है दैट विल इंक्रीज, क्योंकि इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिल जाती है, इतने वैरायटी ऑफ गुड्स मिलते हैं, तो हमारी जो लिविंग है वो ज्यादा कंफर्टेबल, बेटर और इम्प्रूव हो जाती है, राइट। चलिए अब इसको थोड़ा सा करते हैं इन डिटेल, ठीक है।
ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो कंपटीशन इन द मार्केट है वो इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हो गया? क्योंकि पहले जो इंडियन प्रोड्यूसर्स थे, राइट, उनको अगर compete भी करना था तो सिर्फ इंडिया के सेलर्स से करना था, राइट। जैसे इंडिया में अगर 10 सेलर्स है तो मेरा कंपटीशन ही 10 सेलर्स के साथ ही रहेगा। बट बिकॉज फॉरेन कंपटीशन आ गया, जैसे अगर मैं इंडियन सेलर्स की बात करूं, राइट, तो इंडियन सेलर्स कितने थे? 10। तो मुझे तो पहले ये 10 से compete करना था। बट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन हमारी मार्केट में जो फॉरेन सेलर्स है वो भी क्या हो गए? तो ऐड हो गए, राइट। अब मान के चलो देर आर 70 फॉरेन सेलर्स, तो आज जो मुझे कंपटीशन करना है वो कितनों के साथ करना है? 80 सेलर्स के साथ। ठीक है, कंपटीशन बढ़ा तो एक सेलर्स को आगे रहने के लिए, कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए एक वो मजबूर हो गए कि बेटर प्रोडक्ट्स दे, राइट, चॉइसेस आपको दे एंड चीपर प्राइजेस भी दे, क्योंकि अगर वो नहीं देते तो कोई और दे देगा, उनको पता है। सो ऑल इन ऑल ये तो हमारा ही फायदा है। यू गेट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, बेटर क्वालिटी एंड चीपर प्राइजेस एज वेल, राइट। और इसी की वजह से जो हम हैं, हमने इस कंपटीशन का फुल ऑन फायदा उठाया और हमें आज इसीलिए अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइजेस आसानी से मिल जाते हैं, right, which leads to higher standard of living, and these products are easily available in urban areas, right। and अगर ये प्रोडक्ट्स की बात करूँ सो यस, जो रूरल एरियाज है, ये एक छोटू सा डिसएडवांटेज है कि जो आपके रूरल एरियाज है यहाँ पे इन प्रोडक्ट्स की रीच अभी भी लिमिटेड है। ठीक है, चाहे आप अफोर्डेबिलिटी की बात करो, चाहे आप अवेलेबिलिटी की बात करो, चाहे आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करो, बट दो अर्बन एरियाज में ये ग्लोबलाइजेशन का कंज्यूमर्स को फुल ऑन बेनिफिट मिला है, रूरल एरिया अभी भी पीछे रह गया है। बिकॉज ये जो फॉरेन प्रोडक्ट्स है वो रूरल एरियाज में अवेलेबल नहीं है, और इसीलिए अगर आप लाइफ स्टाइल्स ऑफ पीपल इन अर्बन एंड रूरल एरिया कंपेयर करोगे ना, वो पीछे रह गए हैं, राइट। बट लाइक आई से इट इज इम्प्रूविंग। ये जो प्रोडक्ट्स है आज रूरल एरियाज में भी जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन, टेक्नोलॉजी सब अवेलेबल हो रहा है, तो इवेंचुअली ये रूरल एरियाज भी जरूर ऊपर आएंगे। ठीक है, अब यही जो ग्लोबलाइजेशन है इसका प्रोड्यूसर्स पे क्या असर हुआ वो देखते हैं। ठीक है, एक जो प्रोड्यूसर्स है उनको बहुत बड़ा फायदा मिला इन टर्म्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये पहले कैसे होता था, हमें अगर बिजनेस करना है या हमें अगर कोई एक बड़ी कंपनी वगैरह सेटअप करनी है तो कोई भी बिजनेस करने के लिए सबसे पहले कोई चीज की जरूरत होती है, वो है पैसा। अब इंडिया में वैसे भी पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, तो सरप्लस इनकम बहुत ही कम है, तो ज्यादा फंड्स चाहिए ना इजीली अवेलेबल नहीं होता था, और इसीलिए जो लार्ज स्केल बड़े बड़े बिजनेसेस है वो इंडिया में स्टार्ट नहीं हो पाते थे। बट ग्लोबलाइजेशन के बाद हमने क्या किया कि चलो इंडिया में फंड्स अवेलेबल नहीं है या इंडिया में हमारे पास इन्वेस्टर्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, फॉरेन से इन्वेस्ट करने तैयार है ना, ले लो। तो आज जब आप बिजनेस करते हो और अगर आपको फंड्स की जरूरत है तो इंडिया से तो रेस कर ही सकते हो, बट अगर कम पड़ गया या नहीं मिला तो फॉरेन से भी रेस कर सकते हो। तो इसकी वजह से जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया है वो बढ़ गया। अब प्रोड्यूसर को ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिला तो ज्यादा प्रोडक्शन करना, ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज करना, ये प्रोड्यूसर तो कर सकते हैं, है ना। दूसरा बेनिफिट हमें क्या मिला, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ये देखो सिंपल कनेक्शन है, जितना आप ज्यादा बिजनेसेस करोगे, राइट, उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगा, तो इंडिया में ही बेरोजगारी या तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा, राइट। अगर मैं थर्ड बेनिफिट की बात करूं, दैट इज योर राइज ऑफ एमएनसीज। इतना सारा फंड्स अवेलेबल है, स्किल्ड एम्प्लॉयड, अनस्किल्ड एम्प्लॉयड अवेलेबल है, तो एमएनसी को और क्या चाहिए। ये पहले इंडिया में इतने एमएनसीज नहीं थे, कारण क्या, लैक ऑफ फंड्स। ठीक है, अब फंड्स अवेलेबल है, इतने ज्यादा लार्ज स्केल बिजनेसेस इसीलिए इंडिया में ओपन अप हो रहे हैं, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो नई नई टेक्नोलॉजी फॉरेन कंट्रीज में वगैरह जो यूज होती थी आज इंडिया में भी अवेलेबल है।
ठीक है, जैसे अगर मैं कोई फैक्ट्री खोलती हूँ और वो फैक्ट्री में मुझे एक ऐसी मशीन चाहिए जो इंडिया में नहीं बनती या नहीं मिलती, तो मेरा तो काम नहीं अटक रहा, कोई और कंट्री में बनती है, मैं तो उसको आसानी से इंपोर्ट कर लूंगी और मेरा प्रोडक्शन कंटिन्यू करूंगी, राइट। टेक्नोलॉजी मिलना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होना, बिजनेसेस को आसानी से फंड्स मिलना, बड़े बड़े फंड्स मिलना जिसकी वजह से बिग एमएनसीज ओपन अप हो सके, ये सारे बेनिफिट्स आपके प्रोड्यूसर्स को ग्लोबलाइजेशन के मिले हैं, राइट। यही बेनिफिट्स को करते हैं थोड़ा सा इन डिटेल में स्टडी, राइट। जैसे मैंने कहा जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है, यस, उनको कंपटीशन काफी फेस करना पड़ा बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन हुआ तो बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में बनने लगी, फॉरेन कंपनीज इंडिया में आने लगी, तो छोटे मोटे जो प्रोड्यूसर्स है, यस, उनको इसका नुकसान जरूर हुआ है, बिकॉज स्मॉल कंपनीज के लिए बेटा बिग मल्टीनेशनल कंपनीज, फॉरेन कंपनीज से compete करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, राइट। बहुत सारे ऐसे भी प्रोड्यूसर्स थे जिनको लॉस में भी जाना पड़ा, राइट। जैसे कि आपके बैटरीज, प्लास्टिक्स, टॉयज, ये जो कंपनीज है जो छोटे मोटे स्केल पे इनको बनाती थी, दे कुड नॉट फेस द कंपटीशन विद बिग ब्रांड्स, राइट। जैसे आज हम टायर्स वगैरह की बात करें तो MRF, JK टायर, ये सब हम यूज़ करते हैं, राइट। जो इंडियन लोकली मेड प्रोड्यूसर्स के टॉयज थे या टायर्स थे वो सेल होने बंद हो गए बिकॉज दे कुड नॉट compete with the quality and variety and features of the foreign made products, ठीक है। सेकेंड, अगर मैं इंडियन मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करूं जैसे कि टाटा मोटर्स है, इन्फोसिस है, रैनबैक्सी है, एशियन पेंट, सुंदरम एक्सेट्रा, यस, इनको ग्लोबलाइजेशन का ऑब्वियसली बेनिफिट हुआ बिकॉज पहले जो वो अपना बिजनेस सिर्फ इंडिया में करते थे, आज वही कंपनीज अपना बिजनेस इंडिया में ही नहीं बट इंडिया के अलावा बाकी कितने सारे कंट्रीज में एक्सपैंड उन्होंने करा है। बिकॉज ऑफ एक्सपांशन इन बिजनेस, मोर नंबर ऑफ बायर्स, मोर नंबर ऑफ सेल्स, मोर नंबर ऑफ प्रॉफिट, ऑब्वियसली ये कंपनीज ने मल्टीनेशनल बनकर इसका बेनिफिट लिया है, राइट। थर्ड, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए, राइट। बट अगर मैं अपॉर्चुनिटीज की बात करूं, दो इंडिया में बहुत सारे बिजनेसेस एडअप हुए जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, बट इंडिया का पॉपुलेशन ध्यान में रखते हुए, ठीक है, आजकल क्या होता है कि बहुत सारा हम जो प्रोडक्शन और बिजनेस करते हैं वी यूज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। देखो, अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं, ठीक है, इन योर प्रोडक्शन देयर आर 2 मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट। कौन से 2 मेथड होते हैं? तो एक मेथड को कहते हैं हम, ओके, मैं इसको थोड़ा सा क्लियरली आपके लिए लिख देती हूँ। अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं, ठीक है, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, एक को हम कहते हैं लेबर इंटेंसिव मेथड, राइट, और दूसरे को हम कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव मेथड, ठीक है। लेबर इंटेंसिव मेथड में वी यूज लेबरर्स टू प्रोड्यूस आवर गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब ज्यादा से ज्यादा लेबरर्स को यूज करके हम अपना प्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं। वेयर एज इन कैपिटल इंटेंसिव मेथड वी यूज मोर ऑफ मशीनरी टू डू आवर प्रोडक्शन प्रोसेस, राइट। आज के तारीख में ज़्यादा एफिशिएंसी चाहिए, ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, ज़्यादा काम करना है, तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज या प्रोडक्शन यूनिट जो है वो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन मेथड को यूज कर रही है, राइट। बिकॉज कैपिटल इंटेंसिव में हम ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी और टेक्नोलॉजी को प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होनी चाहिए उतनी हो नहीं पाती। एंड इंडिया का पॉपुलेशन वैसे भी इतना ज़्यादा है तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट तो होती है बट सारे पॉपुलेशन जो अनएम्प्लॉयड है उनके लिए ये काफ़ी नहीं है और बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की आज भी हमें ज़रूरत है, ठीक है। थर्ड बेनिफिट देखते हैं टू द वर्कर्स, या तो क्या फायदा नुकसान हमारे इंडिया के वर्कर्स को हुआ है। यहाँ पे मैं सिर्फ इंडियन वर्कर्स की बात करूंगी, ठीक है। पहला इम्पैक्ट है कि नो जॉब सिक्योरिटी। यहाँ पे ना ये फॉरेन कंपनीज में ऐसे कुछ नहीं होता है कि भाई आपको एक बार जॉब मिली तो चलो रिटायरमेंट तक आपको यहीं काम करना है, नहीं।
उनको जब आपकी जरूरत नहीं है वो कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी ले ओवर करते हैं। एंड एंड ऑफ द डे ऐसे होता है ना, अचानक से आप जॉबलेस हो, आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं, आपको आपका खर्चा कैसे निकालो, ठीक है। सेकेंड, बहुत लॉन्ग वर्किंग आवर्स, 12-12, 15-15 घंटे लोग बच्चे ये मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, यहाँ पे काम इतना होता है ना। और दूसरा उसका बड़ा ड्रॉबैक बताओ, कोई ओवर टाइम भी नहीं मिलता, राइट। सो ये एक तरीके से हमारी वर्कर्स के लिए एक्सप्लॉयटेशन है। एक तो कोई गारंटी नहीं कि कब तक आपको रखेंगे, दूसरा आपको 8-10 घंटे के बदले 12 घंटे 15 घंटे भी काम करना पड़ता है, राइट। और इतना काम करने के बाद आपके जो वेजेस है वो भी कंपेरेटिवली लो रहेंगे। कारण क्या है? बिकॉज इंडिया में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है ना कि लोग कम पैसे में काम करने तैयार है। द सप्लाई ऑफ लेबर इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा लोग हैं जिनको काम की जरूरत है, डिमांड बहुत कम है। तो एंड ऑफ द डे जो एम्प्लॉयर होता है, जो प्रोड्यूसर्स होता है, बहुत इजीली अपने लेबर और जो एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइट कर लेता है, ठीक है। अगर थोड़ा सा डिटेल में समझे, नो जॉब सिक्योरिटी की बात अगर मैं करूं, ठीक है, इतनी सारी इंडस्ट्रीज है, कंपटीशन ज्यादा है। कभी भी उनको लगता है कि भाई ये जो मेरा वर्कर है इसकी मुझे जरूरत नहीं है, या मेरे पास अभी काम नहीं है, प्रोजेक्ट नहीं है, पैसे बचाने के लिए उसको फायर कर देगा। प्रोजेक्ट आएगा, नई रिक्रूटमेंट करेगा, प्रोजेक्ट खत्म, रुके रुके दूसरा प्रोजेक्ट नहीं आया, फायर कर दिया, राइट। तो इसीलिए आपके पास कोई गारंटी नहीं है कि कब तक आप इस कंपनी में काम कर पाओगे। दूसरी और सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो आपके वर्किंग आवर्स है वो बहुत ज्यादा है। और ऐसे नहीं कि भाई आपने बोला मैं थक गया, नो, काम है तो आपको करना ही है। बिकॉज एक तो वैसे भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उसमें अगर आपने काम नहीं करा, आपको काम दिया, आपने बोला नहीं मेरे को तो घर जाना है, तो मतलब काम पे कौन ही रखेगा, राइट। एंड इतना करने के बाद भी जो आपके वेजेस मिलते हैं एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ आवर्स यू वर्क, या जितनी आप मेहनत करते हो वो कंपेयर टू अदर कंट्रीज में जो मिलता है, इट इज वेरी लो, ठीक है। अगर मैं इंडियन वेजेस को कंपेयर करूं कि यहाँ पे हम जितने घंटे काम करते हैं उतना ही अगर मैं कोई दूसरी डेवलप कंट्री में करूं, मुझे उससे कई गुना ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, ठीक है। सो कंपेरेटिवली वेजेस भी काफी कम मिलते हैं, राइट। सो ऑल इन ऑल सबसे ज्यादा फायदा अगर मैं कहूँ तो कंज्यूमर्स का है, उसके बाद प्रोड्यूसर्स, बट सबसे ज्यादा जो भुगत रहा है दैट इज द वर्किंग पॉपुलेशन, जो ये मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, ठीक है। चलिए अब जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, एंड दैट इज द स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, बिजनेसेस ओपन होंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी, बिजनेसेस को फंड्स मिलेंगे, गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलेंगे, बहुत सारे फायदे होते हैं इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने का, या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए तो, राइट। बट ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम कैसे ज्यादा से ज्यादा इंडिया में ला सकते हैं? तो पहला स्टेप होता है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने एक स्पेशल एरिया बना दिया जिसको SEZ या तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी कहा जाता है, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका टोटल एरिया है, इसमें मैंने एक इतना हिस्सा को डिक्लेयर कर दिया SEZ, ठीक है। अब ये SEZ के एरिया में जो भी कंपनी काम करती है या जो भी कंपनी का सेटअप है, इस SEZ में एक उनको बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिलती है, चाहे वो रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, वाटर सप्लाई, कनेक्टिविटी फॉर ट्रांसपोर्टेशन। SEZ में बहुत ही अच्छी इंटरनल फैसिलिटीज फॉर द इंडस्ट्रीज जो इस एरिया में सेटअप है वो उनको मिल जाता है, राइट। उसके अलावा सेकेंड बेनिफिट बहुत बड़ा कि आपको टैक्सेस कुछ समय तक पे नहीं करना, मोस्टली फॉर 5 years आपको वो टैक्स भी एग्जेम्प्ट करता है। मतलब अगर मैं एक कंपनी सेटअप करती हूँ इन द SEZ एरिया, तो एक तो मुझे इतनी सारी अच्छी फैसिलिटीज मिलेगी जिससे मैं अपना बिजनेस अच्छे से रन कर सकूँ। दूसरा, 5 साल तक जो भी मेरी लेवल ऑफ इनकम है मुझे उसके ऊपर गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स नहीं देना, तो वो पैसे जो मेरे बच जाते हैं मेरे बिजनेस में, मैं उसको री इन्वेस्ट करके इजीली ग्रो कर सकती हूँ,
ठीक है। नेक्स्ट, ये जो गवर्नमेंट है इन कंपनीज को अलाउ करता है टू इग्नोर सम ऑफ द लॉज। देखिए बहुत सारे ऐसे लॉ इंडिया में बने गए हैं, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट, लेबर एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट एक्सेट्रा। जो नई कंपनीज होती है, स्टार्टअप्स होती है, उनके लिए ये लॉज को फॉलो करना इनिशियल पीरियड पे बहुत डिफिकल्ट होता है। बट गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अगर कोई कंपनी SEZ में सेटअप है तो मैं उनको कुछ समय के लिए इन लॉ से एग्जेम्प्ट कर सकता हूँ कि भाई आपने अगर ये लॉ को नहीं भी फॉलो किया, जैसे अगर आपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हायर किया या ज़रूरत नहीं है तो आपने लोगों को ले ऑफ किया, तो हम आपके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, राइट। बट ऑब्वियसली इट इज़ फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कि जब तक आप अपना बिजनेस सेटअप नहीं कर लेते, प्रॉपर स्टेबलाइज नहीं कर देते, तो हम आपको ये लॉ को फॉलो करना मैंडेटरी नहीं कर रहे, राइट। सो SEZ को जब आप सेटअप करते हो और ये एरियाज में आप अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने दे रहे हो, इट इज लाइक अ बेनिफिट ना। अब कोई फॉरेन इन्वेस्टर है, उसको अगर SEZ में बिजनेस सेटअप करने मिल रहा है तो उसको पता है कि चलो मुझे ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, सो ऑब्वियसली दे विल बी अट्रैक्टेड टू सेटिंग अप बिजनेस इन इंडिया, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट की बात करूं, द स्ट्रगल और फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। अब देखिए कैसे होता है ना कि ज़्यादातर जो पॉलिसीज बनती है या जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे WTO है, यूनाइटेड नेशंस है या IMF है या वर्ल्ड बैंक है, ज़्यादातर टाइम ये जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, इनका सबसे ज़्यादा फायदा होता है आपकी जो बड़ी बड़ी पावरफुल वाली कंट्रीज है ना, इनको, ठीक है। बिकॉज वो ऐसे बोलते हैं ना, बड़ी मछली है तो छोटी मछली को खा जाती है, या तो उसको झुकना ही है, राइट। तो ऐसे केस में मोस्ट ऑफ द टाइम्स हर इंटरनेशनल पॉलिसी का फायदा ज़्यादातर उठा के लेके जाता है आपके डेवलप कंट्रीज, एंड देन हम जैसे डेवलपिंग कंट्री और हमसे पीछे जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उनको बहुत दिक्कत आती है। And that is why even though we have globalization का बेनिफिट भी है, बट जितना मिलना चाहिए ना, नहीं है, ठीक है। तो फेयर ग्लोबलाइजेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो फेयर ग्लोबलाइजेशन लाने के लिए कि हम सबको इसका बेनिफिट मिले, हम सबको इसका फायदा हो, हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा है, राइट। पहली चीज गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी हमारे लेबर लॉज है, क्योंकि जब फॉरेन कंपनीज या मल्टीनेशनल कंपनीज आती थी, हमने देखा अभी वर्कर्स को उसका कितना दिक्कत आ रहा है कि भाई जॉब सिक्योरिटी भी नहीं, प्रॉपर पे वेजेस भी नहीं है, इतना काम भी करवा के लेते हैं, राइट। तो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, कुछ ऐसे लेबर लॉज जैसे वर्कर्स वेलफेयर एक्ट, या तो लेबर लॉ, या तो मिनिमम वेजेस एक्ट, या तो फैक्ट्रीज एक्ट, ऐसे डिफरेंट लेबर लॉज को बना दिए जो हर कंपनी को फॉलो करना मैंडेटरी है, सो दैट लेबर्स के साथ ये जो एक्सप्लॉयटेशन होता है या उनको जो काफी बार अपने हक नहीं मिलते, अब कानूनन हर एक कंपनी को उनको वो मैंडेटरीली देना ही देना है। रिसेंटली इंडिया में ओवर टाइम के लिए भी एक लॉ आने वाला है, जहां पे अगर कोई भी एम्प्लॉय ओवर टाइम करता है तो उस हिसाब से आपको उसको पे करना ही पड़ेगा। अब ये लॉ अप्रूव होगा, कब आएगा पता नहीं, बट इट इज ऑलरेडी प्रपोज एंड मोस्ट प्रोबेबली बहुत जल्दी आ जाना चाहिए, ठीक है। सेकेंड, इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। जो छोटे प्रोड्यूसर्स, जो स्टार्टअप्स होते हैं, मैंने जैसे आपको बताया, वो ज़्यादातर मल्टीनेशनल या जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है इनके सामने compete नहीं कर पाते, राइट। तो गवर्नमेंट क्या करता है, ऐसे जो छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको टैक्स एग्जेम्पशन देकर या उनको सब्सिडीज देकर, राइट, या गवर्नमेंट जो भी परचेसेस करता है वो इन स्मॉल प्रोड्यूसर्स से कर इसका बेनिफिट स्मॉल प्रोड्यूसर्स को देता है कि चलो आप छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स हो, हमें भी पता है कि आप फॉरेन कंपटीशन फेस करने में आपको दिक्कत आती है, तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, राइट। थर्ड जो है
गवर्नमेंट कैन ऑल्सो यूज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स, बट ये तब भी करो जब नेसेसरी है, जैसे इंपोर्ट्स पे टैक्सेशन लगाना, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर बैरियर लगाना एंड सो ऑन. बट ऑब्वियसली बैरियर के डिसएडवांटेजेस भी है. बट अगर आपको लगता है कि आपके डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, इंडियन प्रोड्यूसर्स को बहुत दिक्कत आ रही है, तो यस, गवर्नमेंट अपनी फॉरेन पॉलिसी वगैरह जब बनाता है तो ये ट्रेड बैरियर्स को लगाकर, इंपोर्ट्स को एक्सपेंसिव कर कर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स एंड डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स को एक एडेड एडवांटेज देने की कोशिश भी करता है. उसके अलावा WTO जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करते हैं, उनको कन्विंस करना कि भाई आप जो भी पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस, टर्म्स, कंडीशंस बनाते हो, ऐसे बनाओ कि हम सबके लिए वो फायदेमंद हो. ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ डेवलप कंट्रीज को फायदा हो रहा है, हमें दिक्कत हो रही है. नहीं, मेक रूल्स दैट इज फेयर फॉर ऑल, जो सबको बेनिफिट करे, ना ही फेवरिंग ओनली वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट. नेक्स्ट, इट कैन ऑल्सो अलाइन विथ अदर कंट्रीज. जैसे काफी बार हम क्या होता है, हम ट्रेड ग्रुप्स फॉर्म करते हैं. अगर मैं आपको कुछ ट्रेड ग्रुप्स के बारे में बताऊं तो अभी करेंटली वर्ल्ड में देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रेड ग्रुप्स, जैसे कि यूरोपियन यूनियन है, एशियन है, ठीक है, उसके बाद नाफ्ता है, साफ्ता है, एक्सेट्रा. ठीक है, ट्रेड ग्रुप्स में बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द वर्ल्ड, ठीक है, ये 5 नेबरिंग कंट्रीज है, राइट. ये जो 5 कंट्रीज है, ये लोग जुड़कर एक ग्रुप बना देती है, फ्री ट्रेड करेंगे सो दैट जो बाकी कंट्रीज है उनसे वो इजीली compete कर पाए, राइट. सो ये ट्रेड ग्रुप्स भी एक तरीका होता है, जो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज है आप उनके साथ मिलकर एक ग्रुप फॉर्म करके अदर जो डोमिनेटिंग डेवलप कंट्रीज है, मतलब इसमें कहते हैं ना यूनिटी इज स्ट्रेंथ वाला पार्ट आ जाता है कि भाई ये डेवलप कंट्रीज है, अपने को इतना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमें ट्रेड में दिक्कत आ रही है, तो हम 4-5 कंट्रीज है एकजुट बनकर अपना पावर इंक्रीज कर कर ये डेवलप कंट्रीज के खिलाफ हम आसानी से लड़ सकते हैं, राइट. सो ऐसे ग्रुप्स को भी इजीली फॉर्म किया जाता है. अगर मैं इस चैप्टर को सम अप करूं तो ग्लोबलाइजेशन की अगर बात की जाए तो अनडाउटेडली ग्लोबलाइजेशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का हमें काफ़ी बेनिफिट मिला है और हमें इसकी ज़रूरत भी थी, और इसी के वजह से आज इंडिया इतना ज़्यादा इकोनॉमिकली ग्रो एंड डेवलप हो पाया है, राइट. बट हर चीज जिसका फायदा होता है उसके कुछ नुकसान, डिसएडवांटेजेस तो होंगे ही. ग्लोबलाइजेशन के भी है, FDI के भी है, टेक्नोलॉजी के भी है. अब हमारे ऊपर है इन जो डिसएडवांटेजेस है या जो नुकसान इससे होता है, इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे इसको मॉडिफाई किया जाए सो दैट इन पॉलिसीज से हमें और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके. बट कंज्यूमर्स की बात करूँ तो हाँ, हमें तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, राइट. तो इसी के साथ जो हम हमारा चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ये करते हैं खत्म. अब मुझे पता है आप सबने मुझे कहा था कि मैम बिल्कुल अलविदा कहना नहीं है, तो आज मैं आपसे अलविदा नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि हम फिर ज़रूर मिलेंगे. नेक्स्ट जो आपके रिविजन्स है, चैप्टर्स है, डाउट सॉल्विंग है, इन सेशंस को ज़रूर लाएंगे. और जाते जाते और एक बार शुक्रिया कहना चाहूँगी, थैंक यू कहना चाहूँगी कि इवन दो मैं न्यू हूँ, इतना सारा प्यार, मोटिवेशन और मेरे साथ थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए. ठीक है, मैं उम्मीद रखती हूँ कि आगे भी मुझे इतना प्यार और मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा, और अगर कोई भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है ज़रूर बताइएगा, वो भी हम आपके लिए करेंगे. फिर मिलेंगे. टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे. EduHub, India's online learning hub. Download the app now.